हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों। साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यूके ट्रिपल एससी परीक्षाओं के लिए हमारे प्रैक्टिस सेट का भाग 7। दोस्तों, मैं इससे पहले आपको प्रैक्टिस सेट के ऊपर 6 वीडियोस दे चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों उन सभी का लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोग वहां जाकर के उन सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि आपका अंतिम समय जो होता है एग्जाम का, वहाँ पे प्रैक्टिस सेट कितने अहम रोल निभाते हैं दोस्तों। हमें एग्जाम का एक माहौल ही प्रदान कर देते हैं, किस प्रकार से हम लोग 3 गलत ऑप्शंस को हटा करके एक सही ऑप्शन चुनते हैं, हमें इसकी तैयारी करने का मौका मिल जाता है। बाकी दोस्तों, हम किस जगह पर अभी भी पीछे हैं, हम इसका आकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी इस वीडियो पर आए हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को अटेंड कीजिएगा दोस्तों, और आपका जो भी स्कोर आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। निम्न में वर्गीय व्यंजन किसे कहा जाता है? अब देखिए दोस्तों, मैं इसमें किसी प्रकार के ऑप्शंस नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ इसमें प्रश्न बोलूंगा दोस्तों। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगा लीजिएगा और उसके बाद आप लोग वीडियो को प्ले करके अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने बताना है कि निम्न में से वर्गीय व्यंजन किसे कहा जाता है। 4 व्यंजनों के नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं दोस्तों। इसमें से किस एक व्यंजन का अन्य नाम वर्गीय व्यंजन भी है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, इन सभी में से स्पर्शी व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है और इन्हें 5-5 के वर्गों में बांटा जाता है, इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कुंभी किसका पर्यायवाची शब्द है? 4 यहाँ पर दोस्तों आपको पशुओं के नाम दिए गए हैं, आपने बताना है दोस्तों कि कुंभी किसका पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, हाथी का पर्यायवाची हमारा कुंभी है। आप ध्यान रखेंगे, कुंभी, करी, करीश, करीवर, दोस्तों यह सभी हाथी शब्द के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से शुद्ध वर्तनी बताइए। देखिए दोस्तों, इसमें से 3 शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है और 1 शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो आपने बताना है दोस्तों किस एक शब्द की इसमें वर्तनी शुद्ध होगी। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, इसमें जो शुई लिखा गया है ना, वह हमारा सही होगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो निरोग है वह गलत लिखा गया है। अधिकतम आप लोगों ने हर जगह पर कोई इसी प्रकार से निरोग लिखा देखा होगा, लेकिन दोस्तों जो ये निरोग में ई की जो मात्रा है दोस्तों, वह बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए थी, तभी यह शुद्ध होता। बाकी दोस्तों, पतीत में जो ता में ई की मात्रा लगी है, वहां पर छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए थी। और दोस्तों, आशीर्वाद, ये आशीर्वाद जो लिखा है ये गलत लिखा गया है। इसमें दोस्तों जो रा की मात्रा है वह वा के आगे लगी होनी चाहिए थी। तो दोस्तों, 3 यह हमारे अशुद्ध हैं, जबकि सुई शब्द दोस्तों हमारा शुद्ध तरीके से लिखा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, तैरने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए दोस्तों एक शब्द क्या होगा, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा हमारा तितीर्षा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में काकल्य वर्ण कौन सा है? देखिए दोस्तों, इसमें आपको 4 वर्ण दिए गए हैं, आपने बताना है कि किस एक वर्ण को काकल्य वर्ण कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, निम्न में से जो हा वर्ण है उसे काकल्य वर्ण कहा जाता है। बाकी दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, जो रा है, रा को दोस्तों हम लोग लुंठित या फिर प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं, और साथ ही साथ में दोस्तों जो ला है उसे हम लोग पार्श्विक वर्ण के नाम से जानते हैं। जबकि दोस्तों यह जो शा है, इसका उच्चारण स्थान हमारा दंत्य होगा, यानी यह दंत्य सा कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगु धोए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपने बताना है। 4 अलंकार दोस्तों यहाँ पे आपको दिए गए हैं, आपने बताना है दोस्तों इस प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो दोस्तों, इसका पहले अर्थ समझ लेते हैं। दोस्तों, इसमें कहना चाह रहा है कि पानी का जो परात का जो पानी है उसको उन्होंने छुआ भी नहीं है और अपने आंखों के जल से, यानी जो आंखों के आंसू हैं उसी से पैर धो दिए हैं। तो दोस्तों, यह कृष्ण और सुदामा की जो भक्ति है उसका थोड़ा सा संवाद इसमें डाला गया है। तो दोस्तों, इसमें लेकिन ये अतिशयोक्ति कर दी गई है, यानी बड़ा चढ़ाकर यह बातें कही गई हैं कि दोस्तों आप खुद ही देखिए कि कोई बिना अपने मतलब पानी परात को छुए हुए, परात के पानी को छुए हुए सिर्फ आंखों के आंसुओं से कैसे किसी के पैर धो सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो अतिशयोक्ति है। तो दोस्तों, इसमें हमारा अतिशयोक्ति अलंकार ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सांसारिक शब्द में प्रयोग हुआ है किसका? दोस्तों, आप लोगों ने बताना है। उपसर्ग का, प्रत्यय का, ए व बी दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, सांसारिक शब्द में हमारे प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और इसमें क्या प्रत्यय है दोस्तों? तो इसमें इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। संसार के आगे दोस्तों इक प्रत्यय जुड़ेगा, तब जाकर के हमारा शब्द बनेगा सांसारिक। तो दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मुंशी प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था? यानी दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु कब हुई थी, आप लोगों ने बताना है।
चार दोस्तों यहाँ पर आपको सन दी गई हैं। आपने बताना है कि किस एक सन में दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी का देहावसान हुआ था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों वर्ष 1936 में मुंशी प्रेमचंद जी का देहावसान हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, दाजियो नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? दोस्तों आप सभी ने अपनी 8th 9th की किताबों में यह कहानी पढ़ी होगी। काफ़ी प्रसिद्ध यह रचना है। आप लोगों ने बताना है दोस्तों कि किस एक प्रमुख जो ये रचनाकार है उसकी यह रचना है, तो आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों दाजियो नामक प्रसिद्ध रचना शेखर जोशी जी की है, जिनका दोस्तों हाल ही में अक्टूबर 2022 में निधन हुआ है। तो दोस्तों अभी हाईलाइटेड हैं, आप लोग जरूर इनको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कथनों को लिखते समय किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए दोस्तों, इसमें जो प्रत्यक्ष कथन है ना, प्रत्यक्ष कथन यानी जो डायलॉग होता है ना, उन डायलॉग को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। तो दोस्तों जो डायलॉग है यानी प्रत्यक्ष कथन है, इनको जब हम लिखते हैं तो हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम लोग प्रत्यक्ष कथनों को लिखते समय करते हैं। देखिए दोस्तों, उद्धरण चिन्ह क्या होता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा होते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप कोई भी लाइन बोलेंगे ना, किसी की भी यानी कि कोई भी अगर कोई व्यक्ति डायलॉग बोलता है, तो उसमें जिस समय से उसने बोलना स्टार्ट करा है वहां से लेकर के उसका यह उद्धरण चिन्ह लगना स्टार्ट होता है, और जहां पर उसने डायलॉग खत्म करा होता है, जो भी अपना प्रत्यक्ष कथन खत्म करा होता है, वहां पर यह चिन्ह क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों यह आप उद्धरण चिन्ह का प्रयोग एक तो इसमें देखेंगे, साथ ही साथ में आप लोग परिभाषाओं की स्टार्टिंग में भी आप कभी भी देखना, आप किसी भी शब्द की अगर परिभाषा देख रहे हैं, आप चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, विशेषण हो, किसी की भी दोस्तों अगर आप लोग परिभाषा देख रहे होंगे, तो दोस्तों उसमें आप लोग देखेंगे कि स्टार्टिंग उद्धरण चिन्ह से ही होती है, और जहां पर परिभाषा खत्म होती है वहां पर उद्धरण चिन्ह भी क्लोज हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वह लाल रंग का फूल है, वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? दोस्तों इसमें हमको 3 विशेषण के नाम दिए गए हैं, और एक ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपने बताना है वह लाल रंग का फूल है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों वह लाल रंग का फूल है, वाक्य में गुणवाचक विशेषण होगा। यानी कि दोस्तों फूल तो है, लेकिन फूल का गुण बताया गया है कि वह किस प्रकार का फूल है। दोस्तों लाल रंग का फूल है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वनाम के कितने भेद हैं? दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने बताना है दोस्तों कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, आप सभी इस बात से अवगत होंगे। कौन कौन से दोस्तों ये 6 भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों ये 6 हमारे सर्वनाम के भेद होते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग संज्ञा के भेद भी याद रखना कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों, अत्युत्तम शब्द में कौन सी संधि होगी? दोस्तों इसमें आपने बताना है कि अत्युत्तम शब्द में कौन सी संधि है। यहाँ पर आपको दोस्तों स्वर संधि के 4 पार्ट दिए गए हैं, आपने बताना है कि अत्युत्तम शब्द में कौन सी संधि होगी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों अत्युत्तम शब्द में यण संधि का प्रयोग किया गया है। अगर दोस्तों हम अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो हमें मिलता है अति धन उत्तम। तो दोस्तों इसमें आप सभी जानते होंगे कि ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो दोस्तों जो ई है वह या में परिवर्तित हो जाती है, इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद हैं? अब दोस्तों यह प्रश्न कई ज़्यादा बार हमारे एग्जाम में रिपीटेड है, तो दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, शिकारी ने बंदूक से शेर को मारा, निम्न वाक्य में बंदूक से में कौन सा कारक होगा? यानी कि दोस्तों आपने बताना कि बंदूक से में जो से लगा हुआ है इसमें दोस्तों है कौन सा कारक होगा। 4 दोस्तों यहाँ पे आपको कारकों के नाम दिए गए हैं, कर्ता, अपादान, करण और कर्म। आपने बताना है दोस्तों बंदूक से में कौन सा कारक होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों बंदूक से में करण कारक का प्रयोग हुआ है। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो क्रिएट करता है, अपादान में भी से आता है और करण में भी से आता है। तो दोस्तों आपने देखना है कि अगर किसी चीज़ में साधन या फिर माध्यम के बारे में बात करी गई है तो दोस्तों वहाँ पर हमारा करण कारक चिन्ह होगा। जैसे कि दोस्तों इसमें देखिए शेर को जो मारने के लिए किस साधन के जरिए मारा गया है, तो दोस्तों बंदूक से मारा गया। तो दोस्तों साधन की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसमें हमारा करण कारक हो जाएगा। जबकि दोस्तों अगर आपको कहीं पर तुलना देखने के लिए मिल रही है या फिर अलगाव देखने के लिए मिल रहा है तो दोस्तों वहाँ पर अपादान कारक होगा, आपने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में आगत स्वर कौन सा है? आगत स्वर दोस्तों यानी कि हमने ग्रहण करा हुआ स्वर, बाहर से लिया हुआ स्वर कौन सा है? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, आपने बताना दोस्तों कि निम्न में से आगत स्वर कौन सा है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों जो अ है वह हमारा आगत स्वर होता है। जैसे आप लोग प्रयोग में देखते हैं, जैसे दोस्तों आप लोग डॉक्टर लिखते हैं, कॉलेज लिखते हैं, डॉग लिखते हैं, तो दोस्तों इसमें हमारे इस वाले स्वर का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? दोस्तों इसमें आपको चार बोलियां दी गई हैं, चार उपभाषाएं दी गई हैं दोस्तों। इसमें आपने बताना है कि कौन सी एक पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों इसमें से जो बघेली बोली है वह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बाकी दोस्तों बुंदेली, कन्नौजी और ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है? एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है दोस्तों, आप लोगों ने बताना है। चार यहाँ पर आपको राइटरों के नाम दिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों एक कहानी यह भी दोस्तों मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है, आपने इसे जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त कब हुआ था? दोस्तों इसमें आपको चार सन दी गई हैं, आपने बताना है कि हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों 1949, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ था। बाकी दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जबकि विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, संपादक किसे कहते हैं? अब देखिए दोस्तों इसमें आपको चार प्रकार बताए गए हैं कि संपादक हम लोग किसे कैसे कह सकते हैं। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला जो होता है दोस्तों, उसे हम लोग संपादक कहते हैं, यानी कि गलतियों को हटा करके छापने योग्य जो बनाएगा उसे हम लोग संपादक कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के हिंदी के प्रश्न समाप्त हो रहे हैं। आप लोग दोस्तों मुझे अपना जो भी स्कोर हिंदी में आया होगा आप लोग मुझे उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थान है? आप लोगों ने बताना है दोस्तों। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, कॉर्बेट पार्क है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों इसमें से जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है वह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। और दोस्तों इसे कब शामिल किया गया था? तो वर्ष 1988 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम किसने शुरू कराया था? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों ने बताना है कि राज्य में हमारे उत्तराखंड में चाय की खेती को 1824 में सबसे पहले किसने शुरू कराया था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों बिशप हेबर ने राज्य में चाय की खेती को 1824 में प्रारंभ करवाया था। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कितनी है लगभग? आप लोगों ने बताना दोस्तों कि उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि लगभग कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि लगभग 13% है। बाकी आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि उत्तराखंड में 13.93% भाग जो है वह हमारा किसका है? मैदानी भाग है। दोस्तों आप लोगों ने ध्यान रखना है कि 13.07% भाग हमारा मैदानी है। अगला प्रश्न हमारा, राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? आप सभी जानते होंगे दोस्तों राज्य के चार धाम कौन कौन से हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ दोस्तों हमारे राज्य के चार धाम हैं। इसमें से दोस्तों आपने बताना है कि चारों धामों में से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों जो केदारनाथ धाम है हमारा रुद्रप्रयाग जिले में स्थित, वह चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। 3584 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों आप लोगों ने बताना है। चार दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपने बताना कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा एक गलत करा गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों इसमें जो पर्यटकों की नगरी मसूरी दिया गया है यह हमारा गलत हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि पुनाड़ को रुद्रप्रयाग को, जो पुनाड़ है दोस्तों वह रुद्रप्रयाग को कहा जाता है। उत्तर का काशी दोस्तों विभांडेश्वर को कहा जाता है। उत्तर का वाराणसी दोस्तों बागेश्वर को कहा जाता है। जबकि दोस्तों मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। तो दोस्तों यह हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? देखिए दोस्तों इसमें आपको चार पर्वतों के नाम बताए गए हैं, आपने बताना है कि हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों बिल्व पर्वत पर हमारा मनसा देवी मंदिर हरिद्वार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों इसमें चार महिलाओं के नाम दिए गए हैं, आपने बताना है कि बुग्यालों की मदर टेरेसा के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों रूपा देवी जी को बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पर्यटन क्षेत्र खिरशू किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों खिरशू अपने पर्यटन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है और आपने बताना कि इन चारों जिलों में से किस जिले में पर्यटन क्षेत्र खिरशू स्थित है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन दोस्तों हमारा सी। इसमें दोस्तों ऑप्शन डी पौड़ी पर भी ऑप्शन डी लिखा गया है, तो दोस्तों आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा। पौड़ी गढ़वाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पर्यटन क्षेत्र खिरसू पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ था? अब देखिए दोस्तों, गौचर मेला चमोली जिले का एक प्रसिद्ध मेला है। आप लोगों ने बताना है कि यह गौचर मेला कब से प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1943 से दोस्तों प्रसिद्ध चमोली जिले का प्रसिद्ध गौचर मेला प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको 4 झीलों के नाम बताए गए हैं। आपने बताना है कि घोड़े के खुर के समान किस झील की आकृति है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों सात ताल जो झील है नैनीताल जिले में, उसकी आकृति दोस्तों अश्वखुर के समान है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, नंदा राज्य तीर्थ यात्रा में कासवा से हेमकुंड तक की दूरी कितनी है? दोस्तों आप सभी जानते हैं कासवा गांव से नंदा राज्य यात्रा प्रारंभ होती है। प्रत्येक 12 वर्षों में दोस्तों नंदा राज्य यात्रा का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों इसकी दूरी लगभग हमारी कितनी है? 280 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, चौफुला क्या है? दोस्तों चौफुला आपने बताना है क्या है। बुग्याल है, तहसील है, वाद्य यंत्र है, या फिर कोई नृत्य है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों चौफुला एक नृत्य है, आप लोगों ने इसे ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, गोरखों के समय पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर कौन सा था? आप सभी जानते हैं दोस्तों कि गोरखा शासनकाल एक क्रूर शासनकाल था हमारे उत्तराखंड में, जिसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ के लोगों को परेशानी कर दी थी। बाकी दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि पुत्रहीन जो व्यक्ति होते थे उस समय पर, उनसे भी एक टैक्स लिया जाता था। तो दोस्तों आपने बताना कि उस टैक्स का नाम क्या था। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों गोरखों के समय पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर मरो कर था। आपने इसे जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध आभूषण तिलहरी कहाँ पहना जाता है? अब दोस्तों महिलाओं के, उत्तराखंड की महिलाओं के द्वारा यह तिलहरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों गले में पहना जाता है उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध आभूषण तिलहरी, आपने ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, पद्मश्री गौरा पंत, जिसको आप लोग दोस्तों शिवानी गौरा पंत जी के नाम से भी जानते हैं, दोस्तों शिवानी गौरा पंत जी का जन्म कब हुआ था, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों पद्मश्री गौरा पंत शिवानी जी का जन्म वर्ष 1923 में राजकोट गुजरात में हुआ था। बाकी दोस्तों आप सभी जानते होंगे इनका संबंध अल्मोड़ा जिले से भी था। और दोस्तों 1981 में, वर्ष 1981 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, शहीद श्रीदेव सुमन का जन्म किस वर्ष हुआ था? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे श्रीदेव सुमन जी हमारे उत्तराखंड में कितना बड़ा योगदान था उनका। तो दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि उनका जन्म किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों वर्ष 1916 में शहीद श्रीदेव सुमन जी का जन्म हुआ था। मात्र 14 वर्ष की आयु में दोस्तों पहली बार जेल गए थे। गर्देश सेवा संघ की स्थापना इनके द्वारा करी गई थी दोस्तों। और वर्ष 1944 में, जुलाई 1944 में दोस्तों 44 दिन की आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। आप लोगों ने ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की पहली मेजर जनरल कौन है? अब देखिए दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की पहली मेजर जनरल महिला कौन है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमारी माया टम्टा दोस्तों भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की पहली मेजर जनरल हैं। और इनका संबंध दोस्तों हमारे उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जॉली ग्रांट में 1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों स्वामी राम ने जॉली ग्रांट में 1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना करी थी। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आप लोग जरूर इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, राज्य के किस कवि की तुलना जॉन कीट्स के साथ की जाती है? अब दोस्तों इसमें 4 हमारे उत्तराखंड के बड़े कवियों के नाम दिए गए हैं। आपने बताना कि राज्य के किस कवि की तुलना जॉन कीट्स के साथ की जाती है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों चंद्र कुंवर बरतवाल जी की तुलना जॉन कीट्स के साथ की जाती है। दोस्तों इनके जन्म की बात करी जाए तो मालकोटी रुद्रप्रयाग में इनका जन्म हुआ था। और काफल पाको इनकी एक प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, आयरन पंथ को किस और नाम से भी जाना जाता है? देखिए दोस्तों आयरन पंथ को किस और नाम से भी जाना जाता है, आप लोगों ने बताना है। अब दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि दोस्तों जो आयरन पंथ थी इन्हें अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू, इन दोनों ही नामों से जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आप लोग जरूर इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, 1 किलोग्राम में कितने मुट्ठी होते हैं?
दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं 16 मुट्ठी, 20, 32 या फिर 8 मुट्ठी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों 1 किलोग्राम में 16 मुट्ठी होते हैं, आपने ध्यान रखना है। जबकि दोस्तों एक मुट्ठी में कितने ग्राम होते हैं अगर पूछा जाए, दोस्तों एक मुट्ठी में 62.5 ग्राम होते हैं, यानी 62.5 ग्राम लगभग होता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? अब दोस्तों ये बहुत ही सरल सा प्रश्न है, आप सभी भाई बंधुओं ने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों ई गार्डनर जो था वह कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, गंगा को केंद्र द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया है? अब दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने बताना दोस्तों गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों 4 नवंबर 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब दोस्तों इसमें 3 महिलाओं के नाम दिए गए हैं और एक ऑप्शन में हमारा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि इन तीनों महिलाओं में से या फिर इनके अलावा किसी और महिला को किसको इस राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से वर्ष 1994 में सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। या दोस्तों चंद्र प्रभा एतवाल जो कि एक पर्वतारोही थी, इनको दोस्तों वर्ष 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, टिहरी परियोजना के सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था किस वर्ष? दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि टिहरी परियोजना के सहयोग हेतु रूस से समझौता किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों वर्ष 1986 में रूस के द्वारा टिहरी परियोजना के लिए दोस्तों समझौता हुआ था और रूस ने दोस्तों हेल्प भी करी थी टिहरी परियोजना के सहयोग में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? अब दोस्तों इसमें आपको 4 सन दी गई हैं, आपने बताना है कि किस एक सन में चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना हुई है। दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना वर्ष 1866 में हुई थी। कई ज्यादा बार हमारी परीक्षाओं में प्रश्न दोस्तों रिपीट हुआ है, आप लोग जरूर इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतेह कब किया था? अब देखिए दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने बताना दोस्तों कि बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतेह कब किया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों 24 मई 1984 को बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतेह किया था और इनका संबंध दोस्तों हमारे उत्तरकाशी जिले से है। अगला प्रश्न हमारा, दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? अब देखिए दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड का गढ़ केसरी किसे कहते हैं, तब तो दोस्तों अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को उत्तराखंड का गढ़ केसरी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर प्रश्न बना दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी, तब दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों केसर सिंह रावत जी को दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों इसमें आपको 4 जिलों के नाम बताए गए हैं, आपने बताना कि किस एक जिले में दोस्तों कफनी ग्लेशियर स्थित है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों बागेश्वर जिले में कफनी ग्लेशियर स्थित है, आप लोगों ने इसे ध्यान रखना चाहिए। बाकी दोस्तों मैकतुली ग्लेशियर भी यहीं पर स्थित है। दोस्तों कफनी ग्लेशियर काफी ज्यादा बार हमारी परीक्षा में रिपीटेड होता है प्रश्न, आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न हमारा, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया था? तो दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि ब्रिटिश जो उत्तरांचल था उसको संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों वर्ष 1902 में ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया था। अब दोस्तों बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और दोस्तों आप लोगों के जो भी इसमें स्कोर बन रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में हिंदी और उत्तराखंड दोनों के स्कोर जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों के वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको दोस्तों आने वाली वीडियो परीक्षा तथा अन्य जो भी आपकी परीक्षाएं होंगी उन सभी के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। धन्यवाद।